फिल्म की शुरुआत एक भूत प्रेत उतारने की विधि से होती है, जहां एक मासूम छोटे बच्चे पर झाड़फूंक की प्रक्रिया की जा रही होती है। उस दृश्य की झलकियां टीवी पर दिखाई जा रही होती है। जब कोई शैतानी आत्मा किसी मनुष्य पर अधिकार कर लेती है तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण है उपस्थिति। इस अवस्था में आत्मा केवल अपने होने का एहसास कराती है, जैसे वह ये जताती है कि वो आसपास मौजूद है। दूसरा चरण है पीड़ा। इसमें आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे उसे पूरी तरह नियंत्रित करने लगती है। वो उसके मानसिक और शारीरिक सामर्थ्य पर कब्जा कर लेती है। तीसरा और सबसे भयानक चरण है आत्मसमर्पण। इस अवस्था में पीड़ित व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह उस आत्मा के हवाले कर देता है, उसके सामने पूरी तरह झुक जाता है। अंतिम और सबसे भयानक चरण होता है। इस चरण में पीड़ित व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह शैतानी आत्मा के हवाले कर देता है। वो उसके सामने पूरी तरह झुक जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। इसके साथ ही दैत्य उसकी आत्मा का एक हिस्सा अपने में शामिल कर लेता है, अर्थात वह उसकी आत्मा को पूरी तरह अपने भीतर मिला लेता है। कहानी सीन से हटकर ज्वेल नाम के व्यक्ति पर केंद्रित होती है। वो गाड़ी के गैराज में काम कर रहा होता है, तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है। उस दृश्य में वह अपनी दवाइयां निकालता है और उन्हें निगल लेता है, जिसके बाद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। ज्वेल को मूर्तियां बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी बनाई हुई मूर्तियां सामान्य नहीं थी, बल्कि उनमें अजीब और खतरनाक भाव दिखाई देते थे। इसके बाद ज्वेल अपने घर लौटता है और वहां अपने बेटे मैसन से मिलता है। जोएल अपने बेटे मैसन की देखभाल के लिए एक देखभाल करने वाली लड़की रखता था। वो लड़की बहुत भली और जिम्मेदार थी और कहीं न कहीं जोएल को भी पसंद थी। कहानी में यह भी बताया गया है कि जोएल की पत्नी की मृत्यु एक दुर्घटना में हो चुकी थी, इसलिए वो एक अकेला पिता बन गया था और अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। रात के समय जोएल अपने बेटे मैसन को उसके खिलौनों के साथ सुला देता है और फिर वो नीचे आकर अपनी डरावनी मूर्तियां बनाने में लग जाता है। उसी समय उसे मैसन के कमरे से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाजों की जांच करने जाता है तो पाता है कि मैसन आराम से सो रहा था, लेकिन उसका खिलौना कैंपर वहां खड़ा था, जिसकी एक आंख बंद थी, और यह दृश्य उसे बहुत अजीब लगता है। इसके बाद कहानी सीन से हटकर जेल की ओर केंद्रित हो जाती है, जहां फादर लैम्बर्ट नजर आते हैं। ये वही व्यक्ति है जो फिल्म की शुरुआत में उस बच्चे पर भूत प्रेत उतारने की विधि कर रहे थे, लेकिन उस विधि के दौरान बच्चे की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण फादर लैम्बर्ट को जेल जाना पड़ता है। लोग वहां काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ताकि जेल में बंद फादर लैम्बर्ट को बाहर न निकाला जा सके। इसी दौरान फादर माइकल भी पहुंचते हैं। वे भीड़ को देखकर फादर लैम्बर्ट को समझाते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता और लोग शांत नहीं होते, उन्हें लोगों से दूर ही रहना चाहिए। साथ ही वे बताते हैं कि फादर लैम्बर्ट को पादरी के पद से हटा दिया गया है। उनके चारों ओर कुछ अजीब और डरावनी चीजें दिखाई देती हैं। वहीं दूसरी ओर जोएल अपनी डॉक्टर माया के साथ होता है। इसी दौरान ये पता चलता है कि जोएल को मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया है। जोएल परछाई देखने और अजीब आवाजें सुनने की समस्या महसूस करता है। उसे पहचानने में और वास्तविकता तथा कल्पना के बीच अंतर समझने में मुश्किल होती है। इसलिए वो अपने इलाज के लिए डॉक्टर माया के पास जाता है और अपने साथ कैमरा रखता है ताकि वो कल्पना और वास्तविकता में अंतर देख सके। वो डॉक्टर माया को कैमरे के माध्यम से ये प्रमाण दिखा रहा था कि जब वो काम पर जाता है या कहीं बाहर होता है तो हमेशा एक देखभाल करने वाली लड़की उसके बेटे मैसन के साथ रहती है और उसका ध्यान रखती है। डॉक्टर माया इस प्रक्रिया के दौरान बार बार जांच करती रहती थी कि इस बीमारी के बाद भी जोएल अपने बेटे की सही देखभाल कर पा रहा है या नहीं। वहीं दूसरी ओर फादर और माइकल अपने घर में थे, जहां वो इंसानी गतिविधियों का रिकॉर्ड देखने वाले थे, जिसमें पिछले वर्ष की कुछ घटनाएं और मृत्यु दिखाई गई थी, क्योंकि वहां कुछ ऐसी असामान्य बातें थी जिन्हें वे समझना और जानना चाहते थे। फिर जोएल अपने बेटे मैसन को रात के खाने के लिए बुलाता है। जब मैसन नीचे नहीं आता तो जोएल उसे देखने के लिए जाता है और वहां वो हैरान रह जाता है क्योंकि मैसन किसी से बातचीत कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब जोएल ने बेटे से पूछा तो उसने घबराते हुए कहा, पापा, उसके बारे में मत पूछो, वो बहुत गुस्सा होगा। जोएल चुपचाप कमरे में गया और वहां उसे कुछ पुराने कागज पड़े हुए मिले। फिर उसे ऐसा लगता है कि वहां कोई मौजूद है। मेसन पीछे से आता है और कहता है, यहां कोई है, लेकिन वो उसे शांत करते हुए कहता है, नहीं, यहां कोई नहीं है, वहां कोई भी नहीं है। कुछ सोचने के बाद जोएल डॉक्टर माया को फोन करता है और पूछता है
क्या स्क्रीजोफ्रेनिया की बीमारी वंशानुगत होती है? माया जवाब देती है, कुछ तय नहीं है, हो सकता है भी और नहीं भी। माया जॉयल से पूछती है, तुम मेसन की बात कर रहे हो? लेकिन जॉयल उसे अनसुना कर देता है और बात खत्म कर देता है। घर लौटने पर डिनर की मेज पर उसे ये खबर मिलती है कि मेसन की देखभाल करने वाली को किसी विश्वविद्यालय में जगह मिल गई है। ये सुनकर जॉयल का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो कोई नई देखभाल करने वाली रख नहीं सकते। अगर उन्होंने नई देखभाल करने वाली नहीं रखी तो सरकार मेसन की देखभाल उनसे छीन सकती है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता था। फिर मेसन भी कैसी पर गुस्सा करने लगता है और वो वहां से जाने लगती है। उन दोनों के ऐसे व्यवहार से कैसी काफी डर जाती है। जैसे ही कैसी वहां से जाने वाली थी, उसे एक कुर्सी हिलते हुए दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। दूसरी ओर फादर लैम्बर्ट उस रिकॉर्डिंग को देखकर उसका अध्ययन कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि उस दौरान दुष्ट आत्मा बार बार एक शब्द दोहरा रही थी। वो शब्द था इन मेनू फील गली, लेकिन उसका असली मतलब उन्हें समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि दुष्ट आत्मा अपने अगले शिकार के बारे में संकेत दे रही है। फादर लैम्बर्ट इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच जॉयल अपने नोट्स में नौकरी के विज्ञापन देख रहा था, ताकि वो अच्छी नौकरी करके पर्याप्त पैसे कमा सके और मेसन की देखभाल के लिए कोई रख सके। लेकिन तभी अचानक मेसन के कमरे का सारा सामान उड़ने और गिरने लगता है। फिर जॉयल इन सब चीजों के बारे में उससे पूछता है। वो धीरे धीरे इशारा करते हुए बताता है कि ये सब एक रहस्यमयी प्राणी ने किया है। जॉयल बहुत डर गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी वंशानुगत है और अब मेसन भी इसके शिकार बन गया है। फिर वो अपने बेटे को कैमरा देता है और तस्वीरें लेने को कहता है, ताकि वो भी सच्चाई और भ्रम के बारे में पता लगा सके। फिर जॉयल डॉक्टर माया से मिलने जाता है। माया जॉयल से उसकी देखभाल करने वाली कैसी के बारे में पूछती है। जॉयल नाम सुनकर असमंजस में चुप हो जाता है। फिर माया समझ जाती है कि कैसी मेसन की देखभाल छोड़कर चली गई है। माया उसे कुछ समय देती है ताकि वो नई देखभाल करने वाली रख सके, और वो एक हफ्ते बाद उसके घर आकर देखेगी कि क्या उसने नई देखभाल करने वाली रखी है या नहीं। दूसरी ओर जब कैसी फादर मैकल से मिलने जाती है तो वो उन्हें सब कुछ बताती है। वे कहती है कि रात में जॉयल और मेसन का व्यवहार कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था और उन्हें उनके घर में कुछ अजीब सा एहसास भी होता है। फादर लैम्बर्ट भी वहीं मौजूद थे। वे कैसी से जॉयल और मेसन के बारे में और जानकारी मांगते हैं। कैसी फादर लैम्बर्ट को बताती है कि अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद जॉयल का स्वभाव काफी बदल गया है। उसने लोगों से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया है और वो अकेले रहना पसंद करता है। साथ ही जॉयल अजीब और डरावनी आकार की मूर्तियां बनाने लगा है। कैसी फादर को सलाह देती है कि एक बार वो जॉयल के घर जाकर उन दोनों की स्थिति का पता लगाए। कैसी की बातें सुनकर फादर लैम्बर्ट को समझ में आ गया कि दुष्ट आत्मा का अगला शिकार जॉयल है, क्योंकि वह एक शिल्पकार है और पत्थर और लकड़ी की मूर्तियां बनाने का हुनर रखता है। क्योंकि दुष्ट आत्मा बार बार यही नाम दोहरा रही थी और इसका यही मतलब था। दूसरी ओर जॉयल अपने घर में मेसन के साथ है। उसे फिर से वही अजीब परछाइयां दिखाई देने लगती है। रात को जॉयल को अजीब डरावनी आवाजें सुनाई देती है। वो वॉशरूम में जाता है और कैमरे से फोटो लेने लगता है। अचानक कैमरे में एक खतरनाक जीव दिखाई देता है जो सीधा मेसन के कमरे की ओर बढ़ जाता है। अगली सुबह फादर लैम्बर्ट और फादर माइकल शहर की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ही फादर लैम्बर्ट को भी अजीब अजीब जीव दिखाई देने लगते हैं। दरअसल कुछ समय पहले उन्होंने एक छोटी लड़की का भूत उतारने का काम किया था और उसी दौरान उनकी आत्मा का सामना उस राक्षस से हुआ था। तभी से फादर लैम्बर्ट को अब हर जगह डरावने प्राणी दिखाई देने लगे हैं। जैसे ही फादर लैम्बर्ट और फादर माइकल जॉयल के घर पहुंचते हैं, उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जॉयल रात को हुई भ्रम की वजह से बेहोश पड़ा था। वो मुश्किल से उठने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ियां इतनी कमजोर और खुरदरी है कि चढ़ना मुश्किल हो जाता है। फादर माइकल मजबूरी में दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और जॉयल को उठाते हैं। फादर नम्रता से समझाते हैं कि ये जगह बहुत नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। जॉयल डर और घबराहट में दौड़ता हुआ सीधे अपने बेटे के कमरे की ओर जाता है। जॉयल अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रहा था। फादर लैम्बर्ट उसे समझाते हैं कि अब बेल्टन नाम का एक राक्षस उसकी आत्मा को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जॉयल उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फादर धीरे धीरे समझाते हैं कि आज के समय में यह राक्षस अपनी उपस्थिति को बीमारियों और विज्ञान के रूप में छुपा कर रखता है।
जिससे लोग उसकी मौजूदगी का पता नहीं लगा पाते और वो शिकार पर पूरी तरह हावी हो जाता है। इसी राक्षस को केवल भूत उतारने की प्रक्रिया से ही नियंत्रित किया जा सकता है। फादर लैम्बर्ट और फादर माइकल इस काम के लिए एक विशेष समय को उपयुक्त मानते हैं। इस दौरान उनके साथ डॉक्टर हॉकिंस भी होंगे, जो मेडिकल आपात स्थिति में उनका साथ देंगे। जब डॉक्टर मैसन की जांच कर रही होती है तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पीछे की तरफ देखती है वो स्तब्ध रह जाती है। वो दो तरह की उलझन में थी, क्योंकि पीठ की ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी, जैसे कोई अज्ञात भाषा में बातें कर रही हो। यह स्थिति बहुत डरावनी थी और सभी वहां मौजूद लोग भय से थरथरा रहे थे। फादर लैम्बर्ट उन्हें बताते हैं कि यह तीसरा चरण है, यानी दूसरा चरण पूरा होने के बाद का समय, जिसमें राक्षस पूरी तरह शिकार पर हावी हो जाता है। इस चरण के कुछ प्रमुख संकेत भी दिखाई देते हैं, जिनसे उसकी शक्ति और नियंत्रण का पता चलता है। तभी अचानक पूरे घर की बत्तियां झपकने लगती हैं। फादर माइकल तुरंत सभी को बताते हैं कि मैसन को होश आ गया है। जैसे ही सब कमरे में जाते हैं वे फिर से स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि मैसन अज्ञात भाषा में जोर जोर से बोल रहा था। जॉयल उसके पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी अचानक मैसन उस पर हमला कर देता है। फिर सब मिलकर उसे बचाते हैं और उसके बाद वे ये स्थिति समझने के लिए बातचीत करने लगते हैं। फादर बताते हैं कि जब राक्षस किसी इंसान पर पूरी तरह हावी हो जाता है तो उसे केवल भूत उतारने की प्रक्रिया ही बचा सकती है। वे जॉयल को भूत उतारने की प्रक्रिया के लिए तैयार होने के लिए मनाते हैं और जॉयल भी तैयार हो जाता है। फादर जॉयल से कहते हैं कि वो मैसन को अपने पास पकड़कर संभाले। तभी जॉयल को मैसन के साथ एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। फिर जॉयल को एक बार फिर भ्रम और हेलुसिनेशन होने लगते हैं। फादर लैम्बर्ट उसे होश में लेकर आते हैं और समझाते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा विश्वास है। खुद पर और हम पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह काम सफल नहीं हो पाएगा। फादर लैम्बर्ट जॉयल को कमरे के बाहर छोड़ देते हैं और खुद डॉक्टर हॉकिंस और फादर माइकल के साथ अंदर चले जाते हैं, ताकि राक्षस जॉयल को विचलित न कर सके। जॉयल को घर में फिर से अजीब और डरावनी चीजें दिखाई देने लगती हैं। वो बहुत ही परेशान और घबराया हुआ महसूस करता है और उसका सामना एक अजीब प्राणी से होता है जो उसका कैमरा छीन लेता है। इसी बीच भूत उतारने की प्रक्रिया के दौरान मैसन अचानक फादर माइकल पर उल्टी कर देता है। फिर फादर माइकल नहाने के लिए जाते हैं और जॉयल उनकी कपड़े सुखाने की व्यवस्था करता है। तभी डॉक्टर माया अचानक आ जाती है, जो मैसन की जांच करने आई थी, क्योंकि जॉयल को दिया गया एक हफ्ते का समय आज खत्म हो गया था। जॉयल उन्हें अंदर जाने से रोकने की कोशिश करता है और साथ ही मैसन की स्थिति के बारे में भी बताता है। जॉयल कहता है कि वो पादर के साथ है। डॉक्टर माया समझ जाती है कि मैसन पर भूत उतारने की प्रक्रिया चल रही है। वे उसे रोकने की कोशिश करती है। डॉक्टर माया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इस बीच जॉयल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। डॉक्टर माया जॉयल की दवा के बारे में पूछती है, क्योंकि वो लंबे समय से अपनी दवा नहीं ले रहा था। इसी दौरान भूत उतारने की प्रक्रिया में फादर लैम्बर्ट को भी चोट लग जाती है और फादर माइकल की तबीयत खराब हो जाती है और वे खून की उल्टियां करने लगते हैं। फादर लैम्बर्ट फिर कहते हैं, भूत उतारने का समय हो गया है। तभी डॉक्टर माया मैसन के कमरे से आकर कहती है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। फादर लैम्बर्ट भूत उतारने के लिए कमरे में जाने की तैयारी करते हैं। डॉक्टर माया जॉयल से मिलती है और उसे दवा दिखाकर पूछती है कि उसने दवा क्यों नहीं ली। फिर वो समझाती है और कहती है कि अभी तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है, अपने प्यारे मैसन को बचाने के लिए। ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग का फैसला है और मैं सब कुछ सही कर सकती हूं। बस तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर देना होगा। मुझ पर भरोसा करके खुद को मेरे सामने समर्पित करना होगा। जॉयल डॉक्टर माया की बातों में आकर खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर देता है। उसके ऐसा करते ही फादर लैम्बर्ट कहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तभी जॉयल की अचानक आंख खुल जाती है और वो दौड़ते हुए मैसन के कमरे में जाता है। वो देखकर हैरान रह जाता है। बिस्तर अस्त व्यस्त है, चादरें उलट पुलट गई हैं और वो खुद स्तब्ध हो जाता है। दरअसल वहां कोई मैसन नहीं था, बल्कि जॉयल खुद ही बिस्तर पर पड़ा हुआ था। जॉयल पूरे घर में फादर लैम्बर्ट, फादर माइकल और डॉक्टर हॉकिंस को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता। यही फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। माना जाता था
कि मैसन पर भूत उतारने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन असल में वो कभी मौजूद ही नहीं था। असल में जॉयल ही वो था जिस पर भूत उतारने की प्रक्रिया चल रही थी। शैतान जॉयल पर इतना हावी हो गया था कि वो वास्तविकता को समझ ही नहीं पा रहा था। यही कारण था कि जब भूत उतारने की प्रक्रिया के बीच फादर बाहर आए तो जॉयल उनसे बात नहीं कर रहा था और उनकी तरह चीजों को देख भी नहीं पा रहा था। वो केवल स्थिति को फादर माइकल और डॉक्टर हॉकिंस के लिए अनुभव कर रहा था। साथ ही वो बार बार जॉयल से पूछ रहा था, क्या तुम भूत उतारने की प्रक्रिया के लिए तैयार हो? क्योंकि यह प्रक्रिया उसी पर होने वाली थी। क्योंकि मूर्तिकार की कला जॉयल पास ही थी। जो कुछ भी वो क्रिएटर या मैसन में देख रहा था वो सब राक्षस की शक्ति से ही बनाया गया था। सच सामने आने के बाद जॉयल पूरी तरह टूट जाता है। तभी डॉक्टर माया आती है और पता चलता है कि यही डॉक्टर माया उस राक्षस की शक्ति थी जिसने जॉयल पर कब्जा कर रखा था। गुस्से में भरकर जॉयल ने डॉक्टर माया पर हमला किया, लेकिन इस दौरान वो खुद को ही घायल कर बैठा। इस बीच जॉयल धीरे धीरे खुद को संभाल रहा था। वो मैसन के बारे में डॉक्टर माया से पूछता है और वो कहती है कि मैसन अपनी किस्मत खुद तय करेगा। फिर कहानी का दृश्य बदल जाता है और 10 साल बाद दिखाया जाता है। अब मैसन अपने पिता को याद कर रहा होता है और काफी अकेला महसूस कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके पास आकर बैठती है और उससे बात करने लगती है। यहीं पर इस रहस्यपूर्ण हॉरर फिल्म का अंत होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली और भी रोचक वीडियो देख सकें।